हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेब्स एडुकेयर चैनल में वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैट का डिस्कस किया था और आज हम फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का, जो कि आपके बिहार बोर्ड 1 फरवरी से जो एग्जाम है उसमें आपको हेल्प करेगी। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से और आगे भी चैप्टर का प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैट के 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जिनका भी एग्जाम है, जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिएगा, शायद उनको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, एमसीक्यू क्वेश्चन का। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन 26 जो है, The electric dipole moment of an electric dipole made up of two opposite charges having magnitude। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है और दो डाइपोल में होता क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए, दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज की वैल्यू दी हुई है और डिस्टेंस सेपरेशन यानी 12 का वैल्यू ये दिया हुआ है और ये Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12, आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, तो इस फॉर्मूले पर आप रख देंगे, फाइंड आपका इजिली हो जाएगा। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 12 की वैल्यू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ये दे रखा है। तो अगर ये आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपका 7.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू में पावर को हम ऐड करेंगे तो माइनस 29। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन कूलम्ब मीटर, ऐसा यूनिट डाइपोल मोमेंट का होता है कूलम्ब मीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 का बी। तो इस प्रकार से हम चलते हैं 27 क्वेश्चन में। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, अब आप देखिए कि इनमें से यानी चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से किस में पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, यानी रीजन यानी वो रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा। या बी और सी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज टू, वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज हम कहाँ करते हैं, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में, बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ फ्यू मिलियंस वोल्ट्स, यानी कि हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, डी एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ फ्यू मिलियंस वोल्ट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं 29 में। 29 आपका क्वेश्चन है, वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as A is given an equal amount of negative charge। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि दो मेटालिक स्फीयर A एंड B है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर निगेटिव चार्ज है, तो मास किसका होगा, सेम, या मतलब दोनों का मास सेम होगा, या मास A का मास इंक्रीज करेगा या B का मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या दोनों का सेम रहेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। दो स्फीयर हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव चार्ज है, तो इसको ए और बी, बी पर निगेटिव है, ए पर पॉजिटिव है, तो मास किसका ज्यादा होगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं और निगेटिव चार्ज तब आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी पर ज्यादा है तो इनके मास भी ज्यादा होंगे, इसलिए मास ऑफ बी इंक्रीज। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 29 का। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन जो है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी, यानी कि कोई भी स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया गया है, तो इसे पास होने वाले, आउट होने वाले जो फ्लक्स है फाई, वो कितना होगा। तो आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 1/एप्सिलॉन टाइम्स इंटू, यानी 1/एप्सिलॉन इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड की इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा Q/एप्सिलॉन यानी बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं 31 में आप देख सकते हैं, इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी पिक्चर को आप देखिए, आपके सामने चार पिक्चर दिए गए हैं और पिक्चर को देखकर आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया। विल बी द लार्जेस्ट थ्रू S4, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स S4, यानी इस पिक्चर से ज्यादा फ्लक्स पास आउट होगा, S3 से सबसे कम पास आउट होगा,
इस पिक्चर से विल बी सेम थ्रू S2 और S3, S2 और S3 से सेम फ्लक्स पास होगा। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर, ये सारे फिगर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम इक्वल पास होगा। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि सारे आप क्लोज सरफेस को देखेंगे और गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई किया जाता है, तो सारी क्लोज सरफेस है, सारे से फ्लक्स पास होंगे और कितने होंगे, सबके अंदर जो चार्ज की वैल्यू दी हुई है वो सेम है। जब चार्ज की वैल्यू सेम है तो 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू सेम है तो फ्लक्स की भी वैल्यू सेम होगी, इसलिए ऑप्शन होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं 32। ये क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं और डिस्टेंस 2l, और इसके इक्वेटोरियल यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो ये एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया होगा और इसमें आप देख सकते हैं 1/4πε0, पिछली वीडियो में हमने ये बताया था फॉर्मूला P cos थीटा बाई r², ये आया था, मतलब कि आपका जनरल फॉर्मूला, बट यहाँ पर थीटा के जो वैल्यू होगा वो 90 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू 0, ओवरऑल ये सब आपका 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल आपका 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन में चलते हैं। 33 क्वेश्चन आपका है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट यूज्ड टू मेक अ कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट। ये पूछा जा रहा है कि 8 माइक्रोफैराड ईच कैपेसिटर और उसकी वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट को कितने ऐसे नंबर ऑफ हम कैपेसिटर को मिलाएं कि कंपोजिट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड 1000 वोल्ट का बन जाए। देखिए यहाँ पर 250 वोल्ट से हमें 1000 वोल्ट में ले जाना है, यानी कम से कम 4 हमें चाहिए कैपेसिटर। तो 4 कैपेसिटर अगर 8 माइक्रोफैराड का है तो 1 माइक्रोफैराड के ऐसे हमें 4 कैपेसिटर यानी कि 2 माइक्रोफैराड वाले लेने होंगे। 2 माइक्रोफैराड वाले 4 कैपेसिटर लेंगे तो 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और अगर हम 250 लेते हैं तो 1000 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें लाना है 60 माइक्रोफैराड, वोल्टेज तो आ जा रहा है बट 60 माइक्रोफैराड लाना है। तो 16 माइक्रोफैराड लाने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कितने हमें लेने होंगे कि 16 माइक्रोफैराड हो जाए, तो 8 और लेने होंगे। तो 8 और लेंगे तो 8 इंटू 2 यानी 16 हो जाएगा, 16 माइक्रोफैराड। तो यानी 4 हमने पहले लिया 2 माइक्रोफैराड का और फिर 2 माइक्रोफैराड का 8 लिया, तो जाकर हमारा 16 आया। तो यहाँ पर 8 4 जा 32, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, टोटल 32 हमें कैपेसिटर लेने होंगे जिनके कैपेसिटेंस हो जाए 16 माइक्रोफैराड और 1000 वोल्ट उसका वोल्टेज हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट आपका है 34। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल v, देन चार्ज q इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसके रेडियस r है, कैपिटल R, और इस पर जो पोटेंशियल है v है, तो जो Q चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, V के होंगे, R के होंगे, या इनमें से सब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज इक्वल टू CV, और जो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0r होता है और ये V होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्फीयर के लिए देखेंगे तो जो चार्ज है वो डिपेंड R पे भी कर रहा है और जो चार्ज है वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी दोनों पे कर रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ A एंड B, यानी V पे भी डिपेंड करेगा और R पे भी डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल, मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है, इनफाइनाइट होती है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, उसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के दोनों प्लेट के बीच में फिल कर दिया गया, इस प्रकार से इसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिल कर दिया गया। इसकी कैपेसिटी C दे रखा है और पोटेंशियल की वैल्यू V वोल्ट दे रखा है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को कह रहा है कि स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम बिटवीन प्लेट्स एंड देन री इंसर्टेड, यानी ये डाई इलेक्ट्रिक को हम धीरे धीरे रिमूव कर देते हैं और फिर से इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो नेट वर्क डन क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस समझने के बाद आपको पता चल रहा है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सेम हाइट तक हम ले जाते हैं और उसके बाद फिर से वापस उसी पोजीशन पर ला देते हैं, तो नेट जो वर्क डन होते हैं उस प्रोसेस में 0 होता है, 1 राउंड ट्रिप में।
वन राउंड ट्रिप में जो नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वापस निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और फिर वापस इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन जो होगा पूरे प्रोसेस में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। 4 equal charges Q each are placed at 4 corners of a square of side each. Work done in carrying a charge minus Q from its center to infinity. देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक स्क्वायर है, 4 कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स पर Q इक्वल चार्ज रखे गए हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर से माइनस Q चार्ज को इन्फिनिटी पर ले जाने पर हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये ऑल चार्ज के थ्रू सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। सेंटर पर पोटेंशियल को हम VO मान लेते हैं, VO, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, सभी को पता है। तो हमें सेंटर से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन निकालना है। और हम पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आप पोटेंशियल को आप डिफाइन किए होंगे वर्क डन के फॉर्म में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन अगर निकालना है तो VQ, तो चार्ज तो हमें पता है -Q चार्ज दे रखा है और इसको लेकर जाना है इन्फिनिटी पर, तो हमें पहले पोटेंशियल निकालना होगा। पोटेंशियल निकाल लेंगे और चार्ज दिया हुआ है तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम सेंटर पर निकालते हैं और ऑल चार्ज के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है इसके साइड को हम A मान लेते हैं, A। जब इसके साइड को हम A मान लिए तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2A, बट एक चार्ज से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा √2A/2, हाफ हो जाएगा, डायगोनल ये पूरा होगा। और सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस, सभी चार्ज का डिस्टेंस इक्वल होगा। देखिए सारे चार्ज का डिस्टेंस इक्वल होगा, चार्ज से सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इन सभी चार्ज के थ्रू सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 4kQ/r। एक चार्ज के थ्रू kQ/r, 4 चार्ज है तो सभी के द्वारा इक्वल होगा पोटेंशियल, सभी को ऐड करें या 4 से मल्टीप्लाई करें, बात सेम है, 4kQ/r। अब देखिए r की जो वैल्यू है वो है √2A/2, r मतलब कि जहां पर हम निकाल रहे हैं और जो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस, तो √2A/2। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो A/√2 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 4k का वैल्यू 1/4πε0, q r का वैल्यू A/√2। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो v आपका हो जाएगा √2q, नीचे आपका बच जाएगा πε0a। ये आपका पोटेंशियल आ गया सेंटर पे, ये सेंटर का पोटेंशियल हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इस सेंटर से हमें इन्फिनिटी पर -Q चार्ज को लेकर जाना है तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं सेंटर पर जो पोटेंशियल है और यहाँ से हमें इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है और सेंटर का पोटेंशियल यहाँ पर आपका आ गया √2q πε0a, ये आपका आ गया। अब किसी -Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में हमें वर्क डन कितना होगा, तो W = Q, यहाँ पर आपका हो जाएगा V इन्फिनिटी -VO यानी QV। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, चार्ज -Q है तो -Q लेंगे, V इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, -V0 का वैल्यू √2q πε0a। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2q² πε0a। अब ये देख लीजिए आपका ऑप्शन ये जो है किस में आ रहा है, √2q² πε0a। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है, यानी ऑप्शन ये आपका बी है, ये बी ऑप्शन आपका आ रहा है √2q² πε0a। तो 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग इन कैपेसिटर बियर अ रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर व एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए इनका रेशियो 1:1 यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर हैज बीन given a charge of 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। यह वैल्यू दिया हुआ है आपका
और आपका रेडियस दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दिया है, रेडियस 0.18 मीटर दिया है। आपसे एनर्जी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा Q²/2C। Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर आप कर देंगे बाई 2, और स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, तो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, और नीचे में ये 48 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता ही है 8.5 इंटू 10⁻12 होता है, और रेडियस का वैल्यू 0.18। ये सबको आप कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका वैल्यू आएगा 0.62 जूल, यानी 0.6 के अप्रॉक्स, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। एयर की जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम रख देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है चार्ज के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या मतलब कि दोनों के बीच सेम रहेगा फोर्स, या K इनवर्स 1 टाइम्स इंक्रीज। एयर के लिए FA इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका हो गया एयर के लिए। मीडियम के लिए अगर मीडियम कोई भी मीडियम रखते हैं, FM इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए FM को आप ऐसे लिख सकते हैं FA बाई K, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो FA के इक्विवेलेंट है, बाई डिवाइडेड बाई K। तो यहाँ पर एयर में जो फोर्स था उसमें हम डिवाइड K से कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पर रिड्यूस हुआ, यानी कि जो मीडियम में फोर्स होगा, दो चार्ज के बीच अगर मीडियम होगा तो उन पे लगने वाले जो फोर्स होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, यानी डिक्रीज K टाइम्स। ऑप्शन आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं 41, a parallel plate capacitor is made by placing n equally spaced plate connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plate is C, then resultant capacitance। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम अल्टरनेट करके कैपेसिटर को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं, आप अरेंजमेंट को इसको देख सकते हैं, ऐसे कैपेसिटर को अरेंज किया जाता है अल्टरनेट, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का आप देख सकते हैं n इक्वल स्पेस्ड के बीच में अल्टरनेट करके जब हम कनेक्ट करेंगे तो n-1 कैपेसिटर होंगे। अब सबकी कैपेसिटी क्या है C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो अगर हम मान लीजिए सबका C है, C प्लस C n तक है तो NC, अगर n-1 तक है तो n-1C, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा D। आगे 42, हु इस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपका अलेसांड्रो वोल्टा हो जाएगा, यानी इन्होंने किया था एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले डिस्कवर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इसमें से क्या है, न्यूटन पर कूलम, आप सभी को पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो मतलब कितना लगेगा, 0 होगा या कभी 0 नहीं होगा, या उसके कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऑलवेज 0, यानी फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इक्वल जो हमारे फोर्सेस लगते हैं और अपोजिट मतलब डायरेक्शन में लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं QE फोर्स लगता है, QE F इक्वल टू QE, बट ये इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इनको कपल बोला जाता है।
तो ये फोर्स क्या करते हैं कि इसको रोटेट करते हैं, डाइपोल को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, यानी यहाँ पर टॉर्क लगता है। नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया है, इसलिए ये ऑलवेज 0 होगा। आगे 45 क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। अब कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन, नहीं किसी भी बॉडी से 1 कूलम्ब अगर चार्ज निकाला जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, यानी कि 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये आपके आ जाएंगे। अब इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, ये पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 चला जाएगा बाई 16, और यहाँ से एक और 10 ले लेंगे, और ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक 10 इसमें हमने ले लिया तो ये 18 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 46 क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है। तो वर्क डन क्या फॉर्मूला, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं, उस पर चार्ज को अगर हम मतलब रखते हैं, चार्ज उस पर देते हैं, तो वो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर, या इनसाइड सरफेस, या ओनली इनसाइड सरफेस, या नन। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, नन होगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है ना, तो चार्ज को तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो इनसाइड आउटसाइड की बात ही नहीं रही। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नन। 8 एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। एसआई यूनिट आपसे परमिटिविटी का पूछा गया है, तो ऐसे तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बट अगर इसको आप निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर, और फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स 2। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी ऑफ मेटल। मेटल कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 49। ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली 0, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल। मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना होता है, अब सभी को पता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये मेटल की बात की जा रही है। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपने देखा और डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, और जब भी क्वेश्चन आप करें तो पहले आप खुद क्वेश्चन को मतलब देखें कि कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं या सोच सकते हैं, उसके बाद आप देखें कि आंसर इसका क्या है, और आप उसमें से एनालाइज कर सकते हैं कि 25 में से कितने आपके आए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने आपके आए, कितने सही हुए। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो हमारे 25 क्वेश्चन के फिर आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।